जो मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। जैसे पहला क्वेश्चन को रीड करो, उसने दिया है कि इफ cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z, इन तीनों का समेशन जो है 3 पाई है, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस y प्लस z, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, इन जनरल अगर ऐसे सोचा जाए कि इस इक्वेशन में नंबर जो गिवन है, ये पार्ट, इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, तो 3 वेरिएबल है, एक x है, दूसरा y है और तीसरा अपना z हो गया, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स तो 3 हो गए, ठीक है ना। तो जैसा कंसेप्ट हम पढ़ते हैं हम लोग कि किसी भी अगर वेरिएबल, सेट ऑफ वेरिएबल अगर गिवन है और उनके वैल्यूज को अगर हमें कैलकुलेट करना है, तो जनरली क्या करते हैं हम, जनरली ये करते हैं जितने वेरिएबल्स हो अगर उतने इक्वेशन गिवन है, जैसे मान लो 2 वेरिएबल है, 2 इक्वेशन है, तो दोनों इक्वेशन को सोल्व करके दोनों वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे। सेम फॉर 3 इक्वेशन, अगर 3 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन गिवन है, तो उन तीनों को जैसे भी सोल्व करना हो, पैटर्न अलग अलग है सोल्व करने का, जो भी हो, ठीक है ना, तो वो सोल्व करके हम तीनों का वैल्यूज निकाल सकते हैं। यहाँ प्रॉब्लम देखो, यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि वेरिएबल तो 3 है, वो क्लियरली विजिबल है कि भाई एक्स भी वेरिएबल है, वाई भी और जेड भी, तो वेरिएबल तो यहाँ 3 है, लेकिन इक्वेशन क्यों लिख दे रखा है, देखो एक ही इक्वेशन है, अपना इक्वेशन तो एक ही है, लेकिन वेरिएबल कितने हो गए, 3 हो गए। अब कैसे किया जाए, तो देखो जब भी ऐसा है ना कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो और नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो, तो उनको सोल्व करने का तरीका क्या होता है कि ज्यादातर क्वेश्चंस में जो हम लोग करते हैं वो बाउंडनेस के अकॉर्डिंग करते हैं। बाउंडनेस का मतलब क्या होता है कि एक तरफ का रेंज निकालो, दूसरे तरफ का रेंज निकालो, तो होगा क्या कि एक तरफ का, जैसे एलएचएस मान लो, एलएचएस का आपने रेंज निकाला और आरएचएस का रेंज निकाला, तो देखोगे आप तो एलएचएस का पार्ट जो होगा ना किसी नंबर से हमेशा ज्यादा होगा और आरएचएस का नंबर क्या होगा, उसी नंबर से हमेशा कम होगा। ऐसे ही होता है, मतलब वन ऑफ द साइड, चाहे एलएचएस हो या आरएचएस हो, सेम नंबर से ज्यादा होगा तो दूसरा साइड सेम नंबर से कम होगा, हमेशा ऐसा ही होगा, ठीक है ना। और रेंज निकालने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, एम ग्रेटर देन जीएम से भी निकालते हैं हम लोग। मतलब मेन फंडा ये है कि जब भी आपको नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो, नंबर ऑफ इक्वेशंस कम हो, तो उनको कैलकुलेट करने का सिंपल कंसेप्ट यही है कि बोथ साइड का रेंज निकालो। जैसे आप बोथ साइड का रेंज निकालोगे तो एक साइड किसी नंबर से ज्यादा होगा, दूसरा साइड उसी नंबर से कम होगा। तो अगर रियल सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो दोनों सेम नंबर को ट्रेंड करने चाहिए। जैसे यहाँ देखोगे कि भाई cos इनवर्स x, cos इनवर्स y, cos इनवर्स z, इन तीनों का समेशन क्या है, 3 पाई दे रखा है। इन जनरल अगर हम लोग जानते हैं कि cos इनवर्स का रेंज क्या होता है, 0 से पाई, तो ये जो नंबर है, ये वाला पार्ट, ये हमेशा पाई से कम होगा, क्योंकि इसका मैक्सिमम आउटपुट ही पाई है, इससे ज्यादा हो ही नहीं सकता वो। ये भी पाई से कम होगा और ये भी पाई से कम होगा, यानी तीनों इंडिविजुअल जो फंक्शंस हैं, cos इनवर्स, cos इनवर्स, cos इनवर्स, ये तीनों का मैक्सिमम आउटपुट क्या हो सकता है, पाई। पाई से कम होगा, मिनिमम कहां तक जाएगा, 0 तक जाएगा। अब अगर ये पाई से कम है, ये पाई से कम है और ये पाई से कम है, अब इन तीनों के आउटपुट अगर ऐड कर दिया जाए, तो तीनों एडिशन में है, तो जब तीनों ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3 पाई। ये तो आएगा कि भाई ये पाई से कम है, ये पाई से कम है, तीनों ऐड कर रखा है, तो तीनों का मैक्सिमम आउटपुट ऐड कर दो। तो मैक्सिमम आउटपुट ऐड करोगे तो ये जो पूरा का पूरा एलएचएस का एक्सप्रेशन है इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3 पाई, यानी ये वाला पार्ट हमेशा 3 पाई से क्या होगा, कम होगा। इक्वल किसके दे रखा है, इक्वल 3 पाई के इक्वल दे रखा है, यानी ये एक्सप्रेशन हमेशा 3 पाई से कम है और 3 पाई के इक्वल होगा या उससे कम होगा, 0 तक जाएगा। और ये इक्वल किसके दे रखा है, 3 पाई के। अब हमें क्या निकालना, हमें रियल पार्ट सॉल्यूशन निकालने, मतलब भाई इसका x प्लस वाई प्लस जेड का निकालने का क्या मतलब हुआ, अगर x और y और z का वैल्यू आएगा तभी तो हम निकाल पाएंगे, समझ रहे हो ना। तो अगर x y z निकलेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये 3 पाई के इक्वल है तो ये पूरा का पूरा जो एलएचएस का एक्सप्रेशन है उसको भी क्या होना पड़ेगा, 3 पाई के इक्वल होना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब हम ये लिख सकते हैं फॉर रियल सॉल्यूशन एलएचएस शुड बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 पाई। और कोई इसके पास ऑप्शन ही नहीं है, क्योंकि एग्जैक्टली आरएचएस क्या है, 3 पाई के इक्वल है। अगर आरएचएस एग्जैक्टली 3 पाई के इक्वल है और ये नंबर हमेशा 3 पाई से कम है या बराबर है और इन दोनों को इक्वल कर रखा है, तो अगर इन दोनों को इक्वल कर रखा है तो पॉसिबिलिटीज क्या है कि भाई एलएचएस भी किसके इक्वल हो जाए, 3 पाई के इक्वल हो जाए। तो अगर एलएचएस भी 3 पाई के इक्वल होगा तभी तो ये 3 पाई इक्वल टू 3 पाई, यानी वहां से कोई रियल सोल्यूशन हम निकाल पाए। तो फॉर रियल सोल्यूशन हमने क्या किया, एलएचएस को एग्जैक्टली किसके इक्वल कर दिया, 3 पाई के इक्वल कर दिया। अब सोचो, जैसे आपने एलएचएस को एग्जैक्टली 3 पाई के इक्वल किया, मैं थोड़ी देर के लिए इसको मिटा देता हूँ, फिर लिख दूंगा, ठीक है।
तो जैसे एलएचएस को 3 पाई के इक्वल किया, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि cos इनवर्स x भी पाई के इक्वल होगा, cos इनवर्स y भी पाई के इक्वल होगा, और cos इनवर्स z भी पाई के इक्वल होगा। और कोई ऑप्शन ही नहीं है, देखो ना। अगर मान लो किसी को पाई से कम करोगे तो दूसरे नंबर को पाई से ज्यादा होना पड़ेगा, जो पॉसिबल है ही नहीं। समझ रहे हो ना कि भाई दो तीन नंबर का सम 3 पाई है, अगर एक नंबर को 3 पाई से मतलब एक नंबर को पाई से कम कर दोगे तो उसको कम वाले वैल्यूज को कंपनसेट करने के लिए दूसरे को पाई से ज्यादा होना पड़ेगा, जो पॉसिबल ही नहीं है। तो इनके पास केवल एक ही पॉसिबिलिटीज है कि एलएचएस का सम 3 पाई कब हो जाए। एलएचएस का सम 3 पाई तभी आएगा जब तीनों इंडिविजुअल फंक्शन जो हम यूज कर रहे हैं वो क्या हो जाए, इंडिविजुअली पाई के इक्वल हो जाए। यानी ये भी पाई हो जाए, ये भी पाई हो जाए, और ये भी पाई हो जाए। और हमें पता है कि भाई cos इनवर्स x अगर पाई है तो x क्या होगा, -1। ऑब्वियस बात है, ग्राफ तुम्हें याद ही होगा, रेंज भी याद होना चाहिए, ग्राफ भी याद होना चाहिए। देखो ना, ये पाई रेंज है और ये कौन सा वैल्यू है, -1। एंड -1 के कोरस्पॉन्डिंग क्या होता है, पाई होता है। लास्ट क्लास में कैलकुलेट भी किया था बहुत सारा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका मतलब x -1 होगा तभी तो cos ऑफ -1 पाई होगा। सिमिलरली y भी -1 हो जाएगा और z भी -1 हो जाएगा। यानी यहाँ से क्या आ गया, यहाँ से ये आ गया कि x y और z तीनों के तीनों इंडिविजुअली किसके इक्वल होंगे, पाई के इक्वल, ठीक है ना। सॉरी -1 के इक्वल होंगे, ठीक है? तीनों -1 के इक्वल हो गए। हमसे पूछ क्या रहा है, x + y + z का वैल्यू निकालो, क्या हो जाएगा। बताओ भाई, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? किसी को डाउट तो बताओ। सेकंड लास्ट स्टेप, सेकंड ये है ना। देखो मैं ये समझा रहा हूँ कि भाई आपके पास क्या दिया हुआ है, ध्यान समझो, अच्छा क्वेश्चन है, जेई में एक बार आया भी है। ये ऐसा दिया है कि तीन फंक्शन का सम 3 पाई, जो भी इस तीनों का सम 3 पाई है, हमें एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। तो हमने ऑब्जर्व किया कि भाई इसमें नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है और नंबर ऑफ इक्वेशन एक ही है। तो अगर नंबर ऑफ वेरिएबल ज्यादा है, इक्वेशन कम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, बाउंडनेस फंक्शन हमें यूज करना पड़ेगा। बाउंडनेस का मतलब क्या हुआ, उसका रेंज निकालो, एलएचएस साइड का भी आरएचएस साइड का भी। तो आरएचएस तो फिक्स दिया है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब एलएचएस का हमने रेंज निकाला, तो एलएचएस का जब हमने रेंज निकाला तो कॉस इनवर्स हमेशा क्या होगा, कॉस इनवर्स मैक्सिमम पाई तक जाता है। कॉस इनवर्स का रेंज मैक्सिमम पाई तो है, तो ये हमेशा क्या होगा, लेस देन इक्वल टू पाई। सेम फॉर कॉस इनवर्स वाई और कॉस इनवर्स जेड, तीनों इंडिविजुअल एक्सप्रेशन क्या हो जाएंगे, पाई से कम हो जाए। तो तीनों को ऐड करोगे तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन का सम आएगा इज लेस देन इक्वल टू 3 पाई। यानी एलएचएस हमेशा 3 पाई से इक्वल होगा या उससे कम होगा, जबकि दिया किसके इक्वल है, 3 पाई के इक्वल दे रखा है। अब सोच के देखो, अगर ये दोनों इक्वल है और एलएचएस आरएचएस अगर फिक्स है 3 पाई, तो अगर सॉल्यूशन कुछ निकलेगा वो कब निकलेगा, जब ये 3 पाई है तो ये भी 3 पाई हो जाए। जैसे मान लो ऐसा दिया कि साइन एक्स इक्वल टू 2, कोई बोले कि एक्स का वैल्यू निकालो जब साइन एक्स इक्वल टू 2 है, तो क्या बोलोगे तुम, यही तो बोलोगे, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, ये साइन के मैक्सिमम वैल्यू 1 है, 2 पे कैसे इक्वल हो जाएगा। सेम वही तो है कि भाई अगर रियल सोल्यूशन आएगा तो दोनों इक्वल होंगे तभी तो होगा। जैसे यहाँ पर इक्वल नहीं हो रहा था तो नहीं आएगा सोल्यूशन, नो सोल्यूशन करते। अगर मान लो 3 पाई की जगह 4 पाई कर दो तो क्या बोलते, नो सोल्यूशन, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि एलएचएस का मिनिमम मैक्सिमम पार्ट 3 पाई है और 4 पाई के इक्वल दिया है, तो कोई सोल्यूशन ही नहीं आएगा, एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। लेकिन ये तो 3 पाई दिया है, तो 3 पाई दिया, इसका मतलब इसका रियल सोल्यूशन आ सकता है, ठीक है ना। उसके लिए क्या होगा कि भाई तीनों पाई के इक्वल हो जाए। और कॉस पाई प्रोड्यूस कब करता है, जब उसके आर्गुमेंट्स क्या हो जाए, -1, यानी एक्स भी -1, वाई भी -1 और जेड भी -1, तो तीनों इंडिविजुअल -1 हो जाए, उनका सम -3 हो जाए। चलो आई होप क्लियर होगा। चलो बाकी तीनों निकालें। हाँ, अगर सम 2 पाई है तो बहुत सारे केसेस बना सकते हैं, समझ लो। अगर मान लो 3 पाई से कम हो गया तो बहुत सारा केस बन सकता है। वो ऐसा समझो कि उसको कैलकुलेट नहीं किया जा सकता कि एक 3 जैसे हो, मिटा दो ना इसको। देखो अगर मान लो यहाँ पर सब 2 पाई दे दी, इसको समझने के लिए जैसे ऐसा समझो, मान लो एक है, एक साइन एक्स है, एक कॉस वाई है, इसका सम क्या दे रखा है 1.5। अगर मान लो 2 दिया
एक्स है वाई, ध्यान रखना, देखो एक्स वाई, तो इनका सम अगर 2 दे रखा है तो क्या हो जाएगा, ये भी 1 हो जाए, ये भी 1 हो जाए, दोनों मैक्सिमम वैल्यू को अटेंड करेंगे तो उनका सम 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 3 कर दें तो क्या बोलेंगे भाई संभव ही नहीं है, क्यों, क्योंकि भाई ये लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है, दोनों का सम करोगे तो लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो लेस देन इक्वल टू 2 आ जाएगा तो कभी 3 के इक्वल होगा नहीं, तो यहाँ नो सोल्यूशन हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो ये 1.5 कर दिया, 1.5 करते तो इन्फिनिटली मैंने केस बनाया जा सकता है, कैसे भाई साइन एक्स 1 हो जाए, ये 0.5 हो जाए, ये 0.5 हो जाए, ये 1 हो जाए, ठीक है ना, ये 0.75 हो जाए, ये 0.75 हो जाए, ये 0.8 हो जाए, ये 0.7 हो जाए, मतलब इस तरह के इन्फिनिटली मैंने हम केसेस बना सकते हैं जिसमें इन दोनों का सम 1.5 हो जाए, तो उसमें एग्जैक्ट नंबर या फिर एक क्या नाम है यूनिक सॉल्यूशन हम नहीं बता सकते, ठीक है ना, इसके इन्फिनिटली मैंने सॉल्यूशन आ जाए, इसलिए अगर 2 पाई कर दोगे ना तो उसके इन्फिनिटली मैंने सॉल्यूशन आ जाए, वो बताया नहीं जा सकता कैसे बताए, ठीक है। सेकंड करा दो, अरे पहला कर दिया सेकंड खुद से तो करो। सेकंड का आदित्य का -3, थोड़ा सोचो तो सही, सोचोगे तब तो कुछ बनेगा यार, तुरंत से एकदम बोल दो सर करा दो, फिर कैसे काम चलेगा, सोचो, थोड़ा विजुअलाइज करो कैसे चीजों को कनेक्ट किया जाए। बेटा वीडियो तो क्लियर होना चाहिए। शिवांश का भी -3 आया, और किसी का, अनवी का भी, आर्यन का भी। सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, मैंने नोट नहीं किया था बेटा, नोट तो चलो भाई, बहुत लोगों का आंसर सही है, तो देखोगे ना, देखो ये हालांकि सेकंड क्वेश्चन जो है ना वो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दिया, मॉड जो है ना, अब एक बार बताओ कि जैसे मान लो मॉड ऑफ 2, इस पे मॉड लगाने का कोई मतलब है, अगर मान लो मॉड ऑफ -3 तब तो चलो कोई काम का हुआ, लेकिन मॉड ऑफ 2 में अगर 2 एक पॉजिटिव नंबर है और उस पर मॉड लगा दो, कोई मतलब नहीं यार, क्योंकि इसका काम ही क्या है, नॉन नेगेटिव रिजल्ट प्रोड्यूस करना, ये ऑलरेडी नॉन नेगेटिव है तो इसमें कुछ कर ही नहीं सकता, जो है 2 तो 2 ही आ जाएगा, ठीक है। तो सेम वही बात है, अगर मान लो किसी पे हम मॉड लगा रहे हैं और वो नंबर नेगेटिव है ही नहीं, तो मॉड का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो जो ये लिखा हुआ है ना मॉड ऑफ cos इनवर्स x, ये केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना, और जेई में इस तरह का बहुत सारी चीजें जबरदस्ती का ऐड कर देते हैं ताकि कंफ्यूज हो जाए। तो ये मालूम है कि cos जो है, cos का रेंज क्या होता है, 0 से पाई, भाई cos का रेंज क्या होता है, 0 से पाई, 0 से कम होता ही नहीं है। अब तुमने मॉड लगा दिया और इसका आउटपुट है 0 से पाई के बीच में, नेगेटिव तो है नहीं, तो जब नेगेटिव ही नहीं है तो मॉड लगाने का क्या मतलब है, मॉड क्या करता है भाई, नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, जो ऑलरेडी नॉन नेगेटिव नंबर है, जो ऑलरेडी 0 या 0 से बड़ा है, उस पर मॉड लगा क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, तो इसमें कुछ फायदा ही नहीं मिला इसमें, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कोई मतलब नहीं है, नॉनसेंस वाली बात, केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ, ठीक है ना, तो मॉड लगाने का कोई मतलब ही नहीं है इस केस, मोड लगा दिया वो इसलिए लगा दिया क्योंकि आपको कंफ्यूज करना चाह रहा था, ठीक है। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है एग्जैक्टली सेम सेकंड क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं,
थॉट करें। थॉट का 3 है, आदित्य का, अनवी का, देखो बहुत मैं तेज करा नहीं रहा हूँ, मैं स्लो इसलिए करा रहा हूँ कि आईटीएफ थोड़ा ऐसा यूनिट है कि बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है ना। कमांड नहीं आता, तो थोड़ा आप जो चीजें पढ़ाई जाए ना उसको याद करके रखा करो, चाहे उसके डोमेन हो, रेंज हो, ग्राफ हो। अगर याद नहीं करोगे, देखो 2 दिन में तो एक क्लास होती है, अगर उसको भी याद नहीं करोगे फिर प्रॉब्लम आप अपने लिए क्रिएट करोगे। चीजों को याद करना कंपलसरी है हर जगह, पास तो करना पड़ेगा। थर्ड का तो बहुत सेम वही है, ठीक है। थर्ड और फर्स्ट सेकंड तीनों लगभग सेम क्वेश्चंस हैं। सेकंड और थर्ड में डिफरेंस यही आ गया कि वहां कॉस इनवर्स है या साइन इनवर्स है, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं। देखो याद रखना एक कंसेप्ट ही होता है, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल एक्स वाई जेड अगर ज्यादा है और नंबर ऑफ इक्वेशंस कम है, तो हमेशा और हमेशा क्वेश्चंस को करने का एक ही तरीका है कि आप एलएचएस और आरएचएस के दोनों के इंडिविजुअली रेंज निकालो, फिर उनको आपस में रिलेट करो, किसी ना किसी तरीके से रिलेट हो, ठीक है ना। और ये कंसेप्ट हमने ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन 11th में किया है, वहां पर ये क्वेश्चंस आते हैं इस तरह के, और जेई में उससे क्वेश्चन 2-3 बार आए उस कंसेप्ट से, ठीक है ना। तो वही कंसेप्ट है, अगर तुमको याद हो तो कंसेप्ट आराम से रिलेट कर सकते हो। थोड़ा अलग है, क्यों अलग है कि इनवर्स है, लेकिन कंसेप्ट एग्जैक्टली सेम है, कंसेप्ट में कोई डिफरेंस नहीं है उसमें। सेम वही है कि 3 वेरिएबल एक इक्वेशन है तो रेंज निकालना पड़ेगा। अब रेंज निकालने के लिए कभी कभी स्टैंडर्ड रेंज यूज कर ले सकते हैं या एम ग्रेटर देन जीएम यूज कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्वेश्चंस का पैटर्न कैसे दिया हुआ है। तो ये तो मालूम है कि भाई लेस देन इक्वल टू पाई बाई टू, जीरो से बड़ा, सॉरी माइनस पाई बाई टू से बड़ा, तो जरूरत नहीं है। ये भी पाई बाई टू से छोटा, बड़ा छोटा, ये भी पाई बाई टू से छोटा, जब तीनों को ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू 3 पाई बाई। यानी एलएचएस का जो एक्सप्रेशन है वो क्या है, वो ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 3 पाई बाई टू, और ये आरएचएस में क्या दिया है, एग्जैक्टली 3 पाई बाई टू। तो क्या होगा, फॉर रियल सोल्यूशन, फॉर रियल सोल्यूशन ओनली इक्वलिटी एग्जिस्ट, ठीक है। रियल सोल्यूशन के लिए केवल इक्वालिटी होल्ड एग्जिस्ट करेगा, यानी क्या हो गया, यानी ये हो गया साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स वाई इक्वल टू साइन इनवर्स जेड इक्वल टू 1 हो जाए, सॉरी 1 पाई बाई टू हो जाए। ठीक है भाई, ये 3 पाई बाई टू से कम है तो इक्वल होना पड़ेगा, तभी 3 पाई बाई टू होगा। इक्वल इक्वालिटी कब होगा, जब ये इक्वल होगा तो इसका मतलब सारे इक्वल जाएंगे, सारे के सारे क्या हो जाएगा, पाई बाई टू के इक्वल। तो यहाँ से एक्स वाई जेड इक्वल टू 1। फोर्थ बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, फोर्थ अगर जिसने निकाल दिया अंडर, फोर जिसने निकाल दिया अंडर 2000 रैंक, अगर पहले से ना निकाला हो तो, हाँ तो पहली बार निकाला तो सही होना चाहिए ना, अब देखना पड़ेगा तुमने सही निकाला कि नहीं। अब बोल रहे हो 3 और -3 देख रहा हूँ बेटा, देख रहा हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ, 3 और -3 बिल्कुल बोल रहे हो।
1 मिनट का मैं टाइम और देता हूं। बिल्कुल, हरीश मित्तल का -3 है, अमीर का भी 3 और -3, अनवी का 3 आ रहा है, तो अच्छा -3 आ गया। चलो कोई चेंजेस करना है इसमें, आंसर में कुछ चेंज करना है किसी को? चलो मैं वेट कर रहा हूँ, 1 मिनट और टाइम दिया। रोहित का 3 आया। अच्छा, मतलब बेसिकली 3 -3 के चक्कर में है, मतलब सारे लोग, ज्यादातर जनता की 3 और -3 आंसर। कीर्तन का +-3 भी आया। अच्छा, कीर्तन का भी वही आ रहा है, रोहित का भी +-3। चलो करूं मैं, देखते हैं क्या है। आर्या का 3 -3। अच्छा, मीर बोल रहा वेट करो। अपने से करो, जो भी करोगे अपने से करोगे तो बेहतर है। आमिर का आ रहा है 3 -3, 2 -2 और 1 -1। अच्छा, यानी इसके आंसर तो अचानक बढ़ गए तुम्हारे यार, हाँ? चलो देखते हैं क्या आ रहा है कि भाई, है क्या अपना ये दिया हुआ है कि साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स वाई का स्क्वायर प्लस साइन इनवर्स जेड का स्क्वायर, इस तीनों का समेशन 3π² है। ठीक है ना? एक्स वाई जेड निकालने हैं हमें, ठीक है। सेम वही बात है, अगर इसका रेंज निकालोगे, जैसे मान लो साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर, ठीक है, अगर इसका रेंज देखा जाए तो इसका रेंज क्या है भाई? साइन इनवर्स एक्स हो, वाई हो या जेड, तीनों का रेंज तो ही होगा, -π/2 से π/2 के बीच का रेंज होगा, ठीक है। अब देखो इसका स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने का क्या मतलब हुआ? जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर करने का ये मतलब हुआ कि ये जितना नंबर प्रोड्यूस करेगा, सारे नंबर का स्क्वायर हो जाएगा, और उन स्क्वायर में जो सबसे मिनिमम होगा वो मिनिमम हो जाएगा, और सबसे मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा। तो जब स्क्वायर करोगे तो -π/2 का स्क्वायर π² 4 हो जाएगा, फिर आगे जाएंगे 0 का स्क्वायर 0, मतलब सबसे छोटा जो वैल्यू आएगा वो 0 पे आएगा। ठीक है, स्क्वायर करने के बाद बात करना, स्क्वायर करने के बाद 0 मिनिमम हो जाएगा, और मैक्सिमम देखो मैक्सिमम क्या आएगा, π/2 का स्क्वायर भी π² 4 होगा, और -π/2 का स्क्वायर भी π² 4 होगा। यानी दोनों एंड वैल्यू के स्क्वायर करने के बाद जो आउटपुट आ रहा है वो सेम आ रहा है, यानी वो मैक्सिमम जो प्रोड्यूस करेगा क्या हो जाएगा, π², ये आएगा। ये भी π²/4 ही आएगा, ये भी π²/4 आएगा, दोनों पे π²/4 आएगा, ठीक है ना? सेम इसके बारे में करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू π²/4, और ये भी लेस देन इक्वल टू π²/4। क्यों सेम लिख दिया? क्योंकि भाई एक्स वाई जेड ही तो है, फंक्शन तो सेम ही है, साइन इनवर्स। अब जब तीनों को ऐड करोगे आप, तीनों को ऐड करने के बाद क्या होगा, देखो पाई पाई पाई, यानी क्या हो जाएगा, 3π² 4 से छोटा, और मिनिमम तो यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 होगा, यहाँ भी 0 हो जाएगा, तो मिनिमम तो सम 0 हो जाएगा, और मैक्सिमम क्या आ जाएगा, 3π²/4। अब ध्यान दो गिवन क्या है, इट इज गिवन
3π²/4, यानी समेशन जो होना चाहिए वो 3π²/4 के इक्वल होना चाहिए। तो ये कब होगा? अब देख लो, सेम वही कंसेप्ट है कि भाई तीनों जब मैक्सिमम वैल्यू हो जाए, तीनों मैक्सिमम होने का मतलब क्या हुआ कि भाई ये भी π²/4 हो जाए, ये भी π²/4 हो जाए और ये भी π²/4, यानी और रियल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाए? π²/4। अब जैसे π²/4 करोगे तो साइन इनवर्स x कितना होगा? +-π/2 हो जाएगा ना, यानी प्लस माइनस स्क्वायर है ना दोनों साइड, तो फैक्टर करोगे तो क्या हो जाएगा? +-π/2, यह है ना। अगर इसका वैल्यू π²/4 है तो हटाएंगे तो फैक्टर करने के बाद क्या हो जाएगा? +-π/4 हो जाएगा, यानी यहाँ से x क्या आएगा? यहाँ से x आएगा +-1, यानी साइन इनवर्स x, ऐसे समझो कि मैं अगर एक लाइन और लिखूं तो ऐसे लिखा हुआ है, साइन इनवर्स x इक्वल टू π/4 सॉरी -π/2 और ये होगा प्लस माइनस का। अब यहाँ से x निकालो तो x क्या हो जाएगा? x हो जाएगा -1 या प्लस। जब ये -π/2 होगा तब ये -1 हो जाएगा और +π/2 होगा तो +1 हो जाएगा, यानी x यहाँ से क्या आ जाएगा? प्लस। x के दो आउटपुट आ गए, 1 भी हो सकता है और -1 भी हो सकता है। सेम इसके लिए भी आएगा, बस यहाँ पर x को क्या कर देंगे? y कर देंगे। तो बेसिकली हुआ क्या? y भी क्या आ गया? -1 +1, और सिमिलरली लिख सकते हो आप, और z भी -1 +1। बताओ इसमें क्लियर है? किसी को डाउट तो नहीं है इस पार्ट में यहाँ तक? एक्स की जो पॉसिबिलिटीज है और वाई जेड की पॉसिबिलिटी है वो प्लस भी हो सकता है, माइनस। देखो हो क्यों रहा है? क्योंकि बाहर में स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर नहीं होता तो शायद कुछ और होता। स्क्वायर है तो स्क्वायर ने क्या किया? नेगेटिव के स्क्वायर को भी उसने क्या किया? पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया। तो अगर π/2 हुआ तब भी वही आएगा। नहीं 6 3 नहीं कर सकते ना यार, आइडेंटिकल नंबर है तो समेशन पूछ रहा है, तुम्हें ऑर्डर्ड पेयर थोड़ा पूछ रहा बनाने के लिए। तुमसे पूछा x + y + z का सम निकालो, तो समेशन निकालोगे। देखो पॉसिबिलिटी क्या है? सम में क्या हो सकता है? -1 -1 -1, तीनों -1 हो जाए, या एक -1 दूसरा -1 और तीसरा +1 हो जाए, या -1 +1 +1, या फिर +1 +1 +1, यही तो हो सकता है। यानी इस केस में क्या आएगा? इस केस में -3, इस केस में -2, इस केस में -1 +1 और प्लस। बताओ भाई, इसमें किसी को डाउट हो तो बोलो। यहां तक में एक्स वाई जेड की पॉसिबिलिटीज जो है वो देखो, -1 +1 तीनों में से, तीनों नंबर +1 या -1 में कोई भी ले सकते हैं, ठीक है ना। तो पॉसिबिलिटी जब सम निकालेंगे हम लोग तो देखो तीनों है ना। देखो होता क्या है कि हमारे आंसर गड़बड़ कैसे हो जाते हैं कि हम रैंडम अप्लाई करते हैं, कहीं +1 लिख दिया, कहीं -1 लिख। देखो एक ऑर्डर में मैंने लिखा है, माइनस तीनों हो गया, फिर एक प्लस इंट्रोड्यूस किया, फिर दो प्लस इंट्रोड्यूस किया, फिर 3 प्लस इंट्रोड्यूस किया। अब देखो इसमें प्रॉब्लम क्या हो सकता है? कोई ये सोचे, अच्छा सर आपने इसको +1 कर दिया, एक काम करो तुम इसको +1 कर दो। अगर इसको +1 कर दो उससे फर्क थोड़ा पड़ेगा। भाई इन तीनों में से कोई एक पॉजिटिव वन है, बाकी दो नेगेटिव वन है, किसको दे रहे हो, किसको ये नंबर अलॉट करो, उससे मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें तो समेशन निकालना है ना, हम उसके ऑर्डर ट्रिपलेट थोड़ी ढूंढ रहे हैं कि एक्स वाई जेड के ट्रिपलेट कितने आएंगे, वो थोड़ी ढूंढ रहे हैं हम। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान से करो। जो क्वेश्चंस आए वो गलत नहीं होने चाहिए, ये बिल्कुल नहीं आए वो अलग बात है। जो क्वेश्चन आप बना सकते हो, जिसके आंसर आप निकाल सकते हो, उसको थोड़ा पेशेंस के साथ करो। ठीक है, थोड़ा 2 4 10 सेकंड ज्यादा लगे, अगर आंसर करेक्ट आए तो +4 नंबर वो डिलॉट करेगा। अगर किसी तरीके से गलत हो गया, और जेई में जो ऑप्शंस होते हैं बहुत सटीक तरीके से बनाए जाते हैं ताकि आप कंफ्यूज रहो, कंफ्यूज किए जाए। ठीक है, वो इसी पे काम करते हैं कि इस क्वेश्चन को गलत, मतलब आराम से कौन कौन से तरीके से गलत किया जा सकता है वही ढूंढेंगे वो, और उसी तरीके से ऑप्शन बनाए जाते हैं। ठीक है, चलो कोई डाउट नहीं है तो नंबर ऑफ जो आ गए आंसर वो
4 आ गए, ठीक है ना, +-3 एंड +-1। किसी को डाउट है क्या, बताओ, एनीबॉडी, कोई डाउट किसी पार्ट में? चलो नहीं है तब आगे आते हैं। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, जेई में भी आया हुआ है इस तरह का, तो एक ग्राफिकल, ठीक है, बनाया। चलो अब ये इनइक्वालिटी में आ गया थोड़ा। इनइक्वालिटी ग्राफ के थ्रू सोल्व करो, तो मतलब फंक्शन का ग्राफ बनाया, उससे क्रॉसपोंडिंग सोल्व किया, जैसे लास्ट क्लास में भी थोड़ा बहुत बताया था, तो वो ज्यादा बेहतर होता है। पहले में देखो लॉग है, लॉग हमेशा क्या होता है कि लॉग हमेशा डिफाइंड होता नहीं है। लॉग इज डिफाइंड ओनली व्हेन इट्स आर्गुमेंट इज पॉजिटिव। tan 2 से इन्फिनिटी आ रहा है हरीश मित्तल का। कनिष्क का आ रहा है 2 से इन्फिनिटी। चलो पहला पहला कर देता हूँ मैं। पहले जब करेंगे तो पहले में देखो, सबसे पहले क्या होगा, इसको डिफाइन करना। डिफाइन कब होगा कि देखो लॉग है, लॉग के अंदर क्या है, टैन है, तो लॉग डिफाइन कब होगा, अगर डोमेन ऑफ एफ अगर लिखो तो वो डिफाइन तभी होगा जब टैन इनवर्स एक्स क्या हो गया, भाई किसी भी क्वेश्चन का आंसर कहाँ से आएगा, विद इन द डोमेन। डोमेन से बात थोड़ी आ जाए, डोमेन के अंदर से ही आएगा ना। और ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं, तो फंक्शन कर चुके हैं ना, कैलकुलस में काम कर रहे हैं, तो डोमेन तो बाय डिफॉल्ट हमें देखना ही पड़ेगा। तो पहला काम क्या होगा भाई, हमने tan log को डिफाइन कर दिया। अब ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि log टू द बेस 2 tan इनवर्स x इज ग्रेटर देन 1। अब इनइक्वालिटी कैसे सोल्व करते हैं कि log को कंबाइन करो, log को एलिमिनेट करो, तो ऑलरेडी कंबाइंड है, एक ही log है, तो भाई इसमें कोई करने की जरूरत ही नहीं है।
सेकंड स्टेप क्या होता है कि भाई लॉग को एलिमिनेट करो। लॉग को जब एलिमिनेट करोगे तो 2 इधर जाएगा और क्या हो जाएगा tan इनवर्स x, ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 2 ही रहेगा, 2 की पावर 1 हो जाएगा। आपके बेस 1 से बड़ा है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिटेन रहेगा, चेंज नहीं होगा। अगर ये 1/2 होता तो उल्टा कर देते, ठीक है ना। ये लॉग की प्रॉपर्टीज है, आई होप पता होना चाहिए। तो देखो हो क्या रहा है कि ये भी ट्रू होना चाहिए और ये भी ट्रू होना चाहिए, समझ रहे हो, ध्यान देना कि भाई ये भी ट्रू होगा और ये भी ट्रू होगा, समझ। मतलब यहाँ tan इनवर्स x 0 से बड़ा होगा और यहाँ पे tan इनवर्स x 2 से बड़ा होगा, तो दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल पार्ट जो आएगा, समझ रहे हो ना भाई, डोमेन डिफाइंड होगा तभी तो उसके अंदर से आंसर आएगा, तो ये पार्ट तो ऑलवेज ट्रू ही रहेगा, उसके अंदर से ये होना चाहिए। तो ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, तो दोनों का जब इंटरसेक्शन लोगे आप, तो एक जगह tan इनवर्स 0 से बड़ा है और एक जगह tan इनवर्स 2 से बड़ा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या आएगा, फाइनली जो इंटरसेक्शन आएगा वो आएगा tan इनवर्स x ग्रेटर देन 2, यानी हमें यही सोल्व करना। मतलब हमें वो x निकालने हैं जिसके कोरोस्पोंडिंग tan इनवर्स x का वैल्यू 2 से बड़ा होता है। देखो अगर ऐसे खेलोगे ना, मैं फिर बोल रहा हूँ कि है आसान भी और मुश्किल भी, ठीक है ना। फिर बोल रहा हूँ कि जब भी इनवर्स में कोई इनइक्वालिटी आए ना, फिर ध्यान से सुनना, अगर इनवर्स में कोई इनइक्वालिटी आए तो आप यहाँ पर मत खेलो। अगर यहाँ पर खेलोगे तो बोलते ना आग में जल जाओ, खेलोगे आ गया तो अच्छी बात है, अगर उतना आप देख पा रहे हो, उतनी आपकी समझ है तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक बार सजेस्ट करूंगा कि जब भी अगर इनवर्स में कोई इनइक्वालिटी आए तो बेहतर है आप ग्राफिकल अप्रोच फॉलो करो और ग्राफ के अकॉर्डिंग सोल्व करो। देखो मैं क्यों बता रहा हूँ, अब हमें x निकालना है जिससे कॉरस्पॉन्डिंग tan इनवर्स x का वैल्यू 2 से बड़ा हो, tan इनवर्स x ही है और tan इनवर्स x का ग्राफ बनाओ। तो ये है ना, ये tan इनवर्स x का ग्राफ हो गया भाई, -π/2 से π/2 के बीच में होता है, कंप्लीटली इंक्रीजिंग। अब ये मत बोलो ग्राफ ही याद नहीं है, ग्राफ याद नहीं तो बेटा मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। जो चीजें हम कर चुके हैं अगर हम वो गजनी की तरफ भूल जाएंगे तुरंत, या उसको याद ही नहीं करेंगे या उसके पढ़ेंगे ही नहीं, तब तो बहुत प्रॉब्लम आएगा आगे चल के, ठीक है ना। कैलकुलस बहुत इंटरेस्टिंग भी है और बहुत मुश्किल भी है, ठीक है, तो याद तो करना पड़ेगा, करोगे तभी बेहतर होगा। अब हमें क्या देखो tan इनवर्स x ग्राफ होगा, ठीक है। अब tan इनवर्स x -π/2 से π/2 बना दिया हमें। अब हमें ग्राफ का वो देखो है क्या, हमें वो ग्राफ का वो पोर्शन लेना है या tan इनवर्स x का वो ग्राफ पिक करना है जिसकी वैल्यू 2 से क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, π/2 पाई कितना होता है, पाई लगभग 3.14 होता है, तो π/2 कितना होगा, ये 1.5 से, ध्यान देना π/2 का वैल्यू कितना होता है, किसी का आंसर अभी आया नहीं है, वही है π/2 का वैल्यू, ध्यान दो π/2 कितना होता है 1.57, यानी tan इनवर्स का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 1.57, भाई इससे बड़ा थोड़े होता है। tan इनवर्स का रेंज भी तो हम पढ़ते हैं, tan इनवर्स का रेंज क्या लिखते हैं -π/2 से π/2, तो इसका मैक्सिमम आउटपुट π/2 है, यानी ये मैक्सिमम π/2 यानी 1.57 हो सकता है, वो भी इन्फिनिटी पे जाके, क्लोज तो होता नहीं है। और हमने यहाँ पर क्या लिया, हमने यहाँ पर ये लिया कि भाई वो x निकालो जिससे कोरोस्पोंडिंग tan इनवर्स x का ग्राफ 2 के ऊपर हो। अरे भैया ये वैल्यू जब 1.57 के ऊपर नहीं है तो 2 के ऊपर कहां से जाएगा। अगर तुमसे मैं पूछूं, देखो ध्यान देना, अगर मैं तुमसे पूछूं, ये देखो ये क्लियरली तुम्हें समझ में आएगा कि मैं बोलूं x निकालो जिसके कोरोस्पोंडिंग sin x का वैल्यू 2 से बड़ा होगा, तो तुम तो ऐसे ही सोए रहोगे तभी बता दोगे भैया ऐसा हो ही नहीं सकता, sin x के मैक्सिमम वैल्यू 1 है तो 2 से कहां से होगा, 2 तो हो ही नहीं सकता ये, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर तुम क्या बताओगे भाई x बिलोंग्स टू नल सेट फाई इन नो सोल्यूशन, जो भी बोलना चाहो यही तो बोलोगे, सेम वही है बेटा कि भाई वी हैव टू फाइंड x, ठीक है ना, उसके कोरोस्पोंडिंग द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स x शुड बी ग्रेटर देन 2। अब दादा अगर tan इनवर्स x का मैक्सिमम वैल्यू 1.57 इन्फिनिटी पे होगा जाके, तो वो 2 तो कभी हो ही नहीं सकता, तो जब 2 होगा ही नहीं तो ऐसा x कहां मिलेगा जो जिसके कोरोस्पोंडिंग tan इनवर्स 2 से बड़ा हो, होगा ही नहीं, पॉसिबिलिटी ही नहीं इसके पास, समझ रहे हो ना। तब ये क्या लिखेंगे भाई, इस केस में लिखेंगे नो सोल्यूशन। ध्यान रखना छोटे छोटे क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है, इससे कंसेप्ट्स क्लियर होते हैं, ठीक है ना।
कुछ चीजें आप सीख के जाओगे कि भाई इस तरह के काम जो होते, अगर ग्राफ बना के किया होता ना आपने, तो कभी ऐसा आंसर लिख ही नहीं सकते 2 से tan इन्फिनिटी, tan 2 से इन्फिनिटी लिखोगे। हरीश, फिर मैं बोल रहा हूँ कि आप आंसर जो आए ना आए, आप उसको ग्राफ से निकालो आंसर, ठीक है ना। इसमें किसी को डाउट है तो बताओ पहले, है किसी को डाउट? किसी भी पार्ट में किसी को डाउट हो तो बताओ, फिर एक्सप्लेन करूं मैं उसको। नहीं है ना? किसी को? अच्छा, चलो नहीं है, एक काम करो, एक काम करो, ठीक है, समझ गया नहीं है। अब इसमें थोड़ा मैं चेंज करता हूँ, ठीक है ना, आप इसका आंसर बताओ, ध्यान देना, मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ। आप इसको वन का बी, वन का जो भी करना कर लो, क्वेश्चन सेम है, देखो एग्जैक्टली सेम रखा है मैंने, बस बेस को मैंने चेंज करके 1/2 कर दिया। इसका आंसर बता सही निकालना, ठीक है ना। 2-3 मिनट टाइम लो, आंसर सही निकालो, ठीक है ना। चेंज कर दिया मैंने बेस को 1/2 कर दिया, फंक्शन सेम है, आंसर निकाले, आपके पास 2 मिनट का टाइम। चलो, आदित्य का है x ग्रेटर देन tan हाफ। x बिलोंग्स टू हाफ टू 1.57 नहीं लिखते यार, मैथ में हमेशा π/2 लिखा जाता है। मैथ में जब भी देखोगे तो π/2 है। tan इनवर्स माइनस π/2 से, बेटा tan इनवर्स माइनस π/2 कितना होता है? माइनस इंफिनिटी हो गया ना, क्या हो गया? माइनस π/2 क्या लिखा था? अच्छा, tan इनवर्स माइनस π/2 से tan इनवर्स हाफ, शामिल का है। चलो मैं करूं, स्टार्ट करूं मैं? सबने कर लिया ना? कर लिया सबने? आई होप कर लिया होगा सबने। देखो है क्या, अब पहला लाइन तो अभी भी सेम रहेगा। देखो ये बहुत ही क्रूशियल लाइंस होते हैं, अगर आप ये नहीं लिखोगे ना, भले यहाँ पर फर्क पड़े नहीं पड़े तो आगे मालूम चलेगा, लेकिन गड़बड़ हो जाएगा अगर ये आप नहीं लिखते हो ना, फिर आंसर ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। अब ये हाफ है, चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा, हाफ की पावर 1, यही तो होगा। देखो, हाफ इधर जाएगा तो हाफ की पावर 1,
और क्योंकि बेस फ्रैक्शन है तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया, ये आ गया। यानी देखो यहाँ पर tan इनवर्स x हाफ से कम है और यहाँ पर tan इनवर्स x 0 से बड़ा है, और दोनों का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। यानी इंटरसेक्शन लेने का मतलब क्या हुआ कि tan इनवर्स x जो होगा वो हाफ से कम होगा और 0 से बड़ा होगा, यही तो आएगा दोनों का इंटरसेक्शन। ये भी ट्रू होना चाहिए, ये भी ट्रू होना चाहिए। ये क्यों ट्रू होगा, क्योंकि ये ट्रू होगा तभी लॉग डिफाइंड होगा, तभी आंसर कुछ प्रोड्यूस कर सकता है। और ये तो भाई सोल्व करके ही है। यानी हमें tan इनवर्स x में x का वो वैल्यू ढूंढना है जिससे करस्पॉन्डिंग ये 0 से हाफ, ठीक है। हाफ कितना होता है, लगभग 0.5 के आसपास। तो देखो इसका रेंज है ना, ये तो 0 तो ये हो गया, और यहाँ पर कहीं हाफ होगा। देखो ध्यान से, देखो यहाँ पर मैंने ओपन सर्कल क्यों बनाया यहाँ पे भाई, यहाँ देखना यार, tan इनवर्स 0 से बड़ा था, सोल्व करने के बाद tan इनवर्स हाफ से छोटा आया है, दोनों का इंटरसेक्शन लेना है ना। तो ये एक बार tan इनवर्स 0 से बड़ा है, दूसरी जगह tan इनवर्स हाफ से छोटा है, तो एक जगह एक नंबर से बड़ा है, दूसरी जगह दूसरे नंबर से छोटा है, तो उनके बीच का ही तो नंबर आएगा, दोनों का इंटरसेक्शन। यानी हमें tan इनवर्स x में वो x निकालना है जिसके लिए ये वैल्यू 0 से बड़ा और हाफ से छोटा। ये tan इनवर्स x का ग्राफ है, तो 0 के ऊपर पार्ट, 0 के मतलब ऊपर है, मतलब देखो 0 था तो 0 के ऊपर है और हाफ लाइन के नीचे है, तो ये हाफ है ना, तो हाफ पे देखो ओपन सर्कल बना दिया, और 0 के आगे है तो ये पूरा जो है ना डार्क सर्कल, तो डार्क कर दिया, ठीक है ना। देखो 0 पे ओपन कर दिया, क्यों, क्योंकि 0 नहीं चाहिए इसको। हाफ पे ओपन क्यों कर दिया, क्योंकि हाफ भी इसको नहीं लेना है, तो दोनों पे ओपन कर दिया, ठीक है। अब देखो, अब हमें भाई ये तो 0 है, ये वाला वैल्यू कौन सा है, देखो ये वो वैल्यू है, ध्यान देना कैसे निकालते हैं। tan इनवर्स x इक्वल टू हाफ है ना, ये tan इनवर्स x का वैल्यू हाफ के इक्वल है, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा, यहाँ से x आ जाएगा tan हाफ, यानी ये वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा tan हाफ। तो आंसर कितना आएगा भाई, यहाँ से अगर आंसर निकालोगे आप तो क्या आएगा, x 0 से tan 1/2 दोनों को। आप बताओ भाई, किसी को किसी को डाउट हो तो बताओ इसमें। बताओ किसी को डाउट है, tan इनवर्स x ग्रेटर देन हाफ नहीं होगा बेटा। अरे यार ये 1/2 है ना, तो 1/2 है, जब लॉग को एलिमिनेट करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी उल्टा हो जाएगा ना। देखो भैया अगर आप लॉग नहीं पढ़ोगे तो फिर बहुत मुश्किल आएगा, पूरे के पूरे कैलकुलस में आप परेशान रहोगे। ये मैंने जब कैलकुलस स्टार्ट किया तभी बोला था कि लॉग मॉडुलस ये बहुत अच्छे से कर लो। मॉडुलस हालांकि जो था वो मैंने करा भी दिया था, थोड़े बहुत आपने 11th में किया और भी होगा। ये उल्टा हो गया ना, यहाँ से पहले हाफ था, तो हाफ को जब लॉग को एलिमिनेट करोगे तो लॉग में क्या होता है इनइक्वालिटी में, अगर बेस 1 से बड़ा है तो ये रिटेन था, देखो 2 था तो इसमें कोई चेंज नहीं किया था हमने, लेकिन हाफ हो गया तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी उल्टा हो गया ना। क्यों उल्टा हो गया, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन होता है ना लॉग में जब बेस फ्रैक्शन हो। क्लियर हुआ रोहित। फाइनल के आगे से समझाना, अच्छा तो फाइनल ये है ना, मैं ये बोल रहा हूँ कि हमें ये डोमेन का पार्ट ध्यान समझो, जिसको नहीं आया फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि ये क्यों लाइन लिखा। ये लाइन हर एक क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट आपको लिखना ही लिखना है। अगर मान लो भाई यहाँ पर लॉग है, तो लॉग तो हमेशा डिफाइन थोड़े होता है। लॉग कब डिफाइंड होता है, जब इसका नंबर ग्रेटर देन 0, बेस ग्रेटर देन 0 और बेस 1 ना हो, तो बेस तो कांस्टेंट है। अरे वही तो मैं समझा रहा हूँ, 0 से पीछे इसलिए नहीं लिया क्योंकि ऊपर लिख रखा है ना ये लाइन। ये लाइन क्यों लिख रखा है, मजे के लिए थोड़ी लिखा है यार। ये क्यों लिखा है मैंने, ये इसलिए लिखा है क्योंकि लॉग डिफाइंड कब होगा, जब उसका आर्गुमेंट क्या हो, ग्रेटर देन 0। भाई तो बेसिक फंडा है ना।
भाई ये नंबर डिफाइंड होगा तभी तो आंसर प्रोड्यूस करेगा। अगर मान लो तुम इसके अंदर तुम -2 डाल दो तो क्या लॉग -2 पर डिफाइंड होगा? नहीं होगा। तो जहां पर डिफाइंड नहीं होगा वो आंसर कैसे आ सकता है? ठीक है ना। तो भाई आंसर कहां से आएगा? जहां पे फंक्शन डिफाइंड हो। ठीक है ना। तो tan इनवर्स एक्स तो बाय डिफॉल्ट ग्रेटर देन 0 लेना ही पड़ेगा, ये तो शुरू में ही था। फिर बाकी इनइक्वालिटी सोल्व किया। ठीक है। समझा आमिर? भाई ये चेंज हो गया, क्यों चेंज हो गया? क्योंकि लॉग को एलिमिनेट किया तो बेस फ्रैक्शन में था, बेस फ्रैक्शन में था तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। ये लॉ की प्रॉपर्टीज है। ठीक है ना। तो एक जगह 0 से बड़ा है और एक जगह हाफ से छोटा है तो दोनों का इंटरसेक्शन 0 से हाफ हो गया। अब ग्राफ से क्लियरली देखो, इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन में ग्राफ का रोल कम होता है, वो शायद हो सकता है थोड़ा बहुत समझ भी जाए। डिक्रीजिंग फंक्शन में बिना ग्राफ बनाए जो ये है, जब डिक्रीजिंग फंक्शन में अगर इनइक्वालिटी सोल्व करते हो तो बेहतर है, अच्छा आपके पास ऑप्शन है कि आप ग्राफ के थ्रू करो। अगर बिना ग्राफ के करोगे तो हमेशा मतलब आपको थोड़ा एक्सीलेंट होने पड़ेंगे कि भाई आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल हो अच्छा हो, समझ हो सब टॉपिक की चीजें याद हो, विजुअलाइज कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं। अगर आप उतना विजुअलाइज नहीं कर पा रहे हो, मतलब पढ़ाई के क्षेत्र में अगर विजुअलाइज कम कर पा रहे हो, बाकी में तो कर ही रहे होगे, तो फिर वो बेहतर है ग्राफ को प्लॉट करो फिर उसके थ्रू आप जाओ। ठीक है। चलो भाई थर्ड मतलब जो भी है नंबर जो सेकंड है सेकंड का निकालो। सेकंड का आंसर मैं फिर से बोलूंगा, फिर से आप लिख के भेजना। अभी तक मैं नल एंड वाइड कर देता हूँ। 2 मिनट टाइम लो लेकिन सही से निकालो। ठीक है ना। 2 का 3 to 7 बिल्कुल गलत है बेटा। चलो मैं रुका ही हूँ, मैं भाग नहीं रहा, मैं रुका हूँ। करो करो करो। ये था ना कि जिस पहले तो भाई इसको सोल्व करो, सोल्व करने के बाद जब इस तरीके से आएगा ना तब ग्राफ का रोल आएगा। अभी तो इनइक्वालिटी है जनरल। ठीक है। tan इनवर्स को t मान लो तो टी स्क्वायर -5t+6 ग्रेटर देन 0। इसको सोल्व किया, वहां से t में एक इंटरवल आ जाएगा, t को फिर cos इनवर्स से रिप्लेस कर देना, फिर वहां से cot इनवर्स आएगा, फिर ग्राफ के थ्रू समझो। चलो और किसी का? चलो वेट करता हूँ, 2 मिनट का टाइम देता हूँ, कर दो। चलो थोड़ा मैं बेसिक करता हूँ। cot इनवर्स में इनइक्वालिटी है, आप डायरेक्टली कर सकते हो। मैं ये बोलूंगा कि किसी क्वेश्चन में कोई टर्म अगर रिपीट करे तो उसको टी मान लो, या कुछ भी मान लो, टी यू पी जो भी तुम्हें ठीक लगे।
फायदा क्या होगा, फायदा के बाद थोड़ा क्वेश्चन छोटा हो जाएगा और शुरू में थोड़ी कंफ्यूजन वाली स्टेटस नहीं होती है। अभी यहाँ कॉट इनवर्स को टी मान लिया तो ये इनइक्वालिटी बन गया। इसका फैक्टर पता ही है, टी माइनस टू टी माइनस टू ग्रेटर देन जीरो, ये आएगा। यानी यहाँ से क्या है, वही इनइक्वालिटी आपके पास 2 3 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, यानी ये लेना आपने पॉजिटिव वाला पार्ट। तो टी बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से टू यहाँ तक आ गया, ठीक है। अब टी को रिप्लेस किससे करेंगे, कॉट इनवर्स एक्स, माइनस इंफिनिटी से टू यूनियन 3 से इंफिनिटी। अभी ये देखना है एक बार, तो ये है कि कॉट इनवर्स एक्स जो है लेस देन 2 है, और दूसरी बात कॉट इनवर्स एक्स ग्रेटर देन 3, ठीक है। यहाँ पे कॉट इनवर्स 2 से छोटा है और यहाँ पर 3 से बड़ा है। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो इसका आंसर आया भाई माइनस इंफिनिटी से कॉट 2 यूनियन 3 से इंफिनिटी। चलो देखते हैं कौन सही है। गौरव का कॉट 2 से पाई, आदित्य का एक बिलोंग्स टू आर। तो इसके बाद का काम क्या है, देखो यहाँ तक तो बेसिक इनइक्वालिटी था, इसमें हमने कुछ किया ही नहीं, इनवर्स का कोई रोल ही नहीं है। ये कौन सा रोल है, ये आपका क्या है, मेथड ऑफ इंटरवल या वेबी कर्व मेथड पढ़ते हैं, वो था यहाँ तक इनवर्स कहीं रोल में ही नहीं है। और यहाँ के बाद इनवर्स आया। अब अगर यहाँ से यहाँ तुम नहीं कर पा रहे हो तो फिर बहुत मुश्किल है भाई, इसमें मैं कुछ हेल्प नहीं कर सकता। उसमें आप अपने आप की हेल्प करें और मेथड ऑफ इंटरवल या वेबी कर्व मेथड को ठीक से पढ़ें, ठीक है ना, ये आपको आना चाहिए यहाँ से। इसके बाद ना बने चलो ठीक है वो मान सकता हूँ, यहाँ तक तुम नहीं आए तो फिर तो ऑनलाइन पिटाई जरूरी है तुमको। लेकिन अब देखिए हमें क्या चाहिए, हमें वो एक चाहिए जिससे क्रॉसपोंडिंग कॉट इनवर्स एक्स से छोटा और 3 से बड़ा, ग्राफ बनाते हैं कॉट इनवर्स का। ये अपना कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ है, ठीक है। पाई पर टच करता है नीचे फिर इंफिनिटी तक जाता है। अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है कॉट इनवर्स एक्स से कम और 3 से बड़ा। तो देखो ये जो नंबर है ये अपना 3.14 है, तो मान लो कहीं 3 आ है, कॉट इनवर्स 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से ऊपर होना चाहिए। तो ये कितना होता है, ये आपका है 1.57, तो 2 कहीं यहाँ पर होगा, है ना, 2 ऊपर होगा 3 ऊपर, दोनों एक साथ है ना? देखो जो मैंने डार्क कर दिया, ये देखना ओपन सर्कल है, ओपन सर्कल ओपन सर्कल क्यों, देखो हमें क्या चाहिए, हमें कॉट इनवर्स 3 से बड़ा चाहिए, तो 3 से बड़ा का मतलब क्या होगा, कॉट इनवर्स का ग्राफ ये 3 लाइन के ऊपर होना चाहिए, तो ये 3 वाली लाइन है ना। अब इस 3 वाली लाइन के ऊपर जो ग्राफ होगा वो ऑब्वियस बात है कॉट इनवर्स 3 से बड़ा होगा उस केस में, तो ये वाला पूरा सेक्शन आ गया। फिर कॉट इनवर्स 2 से छोटा है तो ये 2 है ना, तो 2 लाइन ये है, y इक्वल टू 2 है ना। अब इसके नीचे जो ग्राफ होगा सब के सब क्या होगा, 2 से कम होगा, तो ये पूरा पोर्शन आ गया। यानी ये अपना डार्क सर्कल हो गया, सॉरी डार्क सर्कल, डार्क ग्राफ हो गया ये वाला पार्ट, और दूसरा ये वाला पार्ट हो गया, ये दोनों अपने आंसर में पार्ट आ गए, ध्यान रखना। ये ओपन सर्कल क्यों ओपन है, क्योंकि किसी में इक्वालिटी होल्ड नहीं करता, अगर यही इक्वल होता तो फिर क्लोज सर्कल कर देते बेसिक, ठीक है। यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं है। फिर वही है ग्राफ, ये ग्राफ तो कोऑर्डिनेट से ग्राफ है, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ देखो ना यार, ग्राफ बनाने के बाद इससे पूछो कि तुम्हें क्या चाहिए,
भाई इससे पूछो, वो अपने आप बताएगा। तो जब इससे पूछने जाओगे तो ये कॉट इनवर्स क्या बोलेगा कि दादा आप वो सेक्शन ग्राफ का कंसिडर करो जिसका पार्ट टू से कम हो। तो देखो ये टू है ना, टू यही क्यों है, टू नीचे क्यों नहीं है, क्यों? क्योंकि ये वाला पॉइंट जहां पे ग्राफ वाई एक्सिस को कट करा वो कौन सा पॉइंट होता है, पाई/2 है ना। पाई/2 की मतलब क्या हुआ, 1.57। तो ये वाला पॉइंट 1.57 है, तो टू ऊपर होगा कहीं। ये पाई होता, पाई का मतलब 3.14, तो थ्री इसके नीचे होगा। ठीक है ना। देखो टैन में क्या था, एक क्वेश्चन आया था ना पहला वाला, ये वाला, जब लेस देन टू आया था, सॉरी ग्रेटर देन टू आया था, तो टैन के ग्राफ में टू था ही नहीं। लेकिन ये थ्री से बड़ा है, तो थ्री तो है ना यार, क्यों थ्री यहाँ पर है? क्योंकि इसका मैक्सिमम वैल्यू 3.14। तो जब कॉड मैक्सिमम थ्री पॉइंट, देखो यहाँ पर अगर मान, देखो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ फोर होता है, समझो यहाँ पे अगर मान लो यहाँ फोर आ गया, तो क्या करते, इसको रिजेक्ट कर देते। भाई ये पार्ट हमेशा हो ही नहीं सकता, वो हमेशा नेगेटिव होता है। सेम वही बात, ये जो अभी है ना थ्री, वो रेंज के अंदर है, तो थ्री है ना। अब देखो ये थ्री वाली, तो हमें क्या लेना है, हमें वो पार्ट लेना है कॉट इनवर्स का, जो ये थ्री जो है ना, कॉट इनवर्स ग्रेटर देन थ्री का मतलब क्या हुआ, कॉट इनवर्स का ग्राफ तो, या जो वैल्यू जो है, कॉट इनवर्स का जो वैल्यू है वो थ्री लाइन के ऊपर होना चाहिए। तो देखो ना ये थ्री लाइन है ना, इसको ऊपर जो है वो ग्राफ ले लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि उसने बोला है लेने के लिए, मैं अपने मन से थोड़ी ले रहा हूँ। उसने बोला नहीं, तो क्या बोला उसने, भैया आप मेरा वो सेक्शन कंसिडर करो जो थ्री के ऊपर हो, मैंने ले लिया। दूसरी क्या बोला उसने, भैया आप वो भी ले लो जो टू के नीचे हो, तो टू वाली लाइन है, ये पूरा सेगमेंट क्या है, टू के नीचे है, तो ये पूरा ले लिया मैंने। तो ये पूरा क्यों ले लिया मैंने, इसका बीच से क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें टू से बड़ा है, वो हमें चाहिए नहीं, और थ्री से कम है वो नहीं चाहिए, इसलिए इसको छोड़ दिया। तो जो उसने बोला मैंने उसने ले लिया। तो ये वाला आ गया और ये वाला आ गया। यहाँ तक किसी को डाउट है, बताओ इधर हुआ, इधर हुआ सबको? जल्दी बताओ। चलो, अब एक्सपेंशन निकालने का तरीका देखो, आंसर एक्स में लिखेंगे ना, तो आंसर एक्स में कैसे लिखेंगे, ये वाला पार्ट, ये वाला पॉइंट। हो गया। तो अभी एक्स कैसे निकालेंगे, एक्स निकालने का वही तरीका जो टॉन टैन इनवर्स में था, कि भाई देखो ये क्या है, ये है कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ, और इस पॉइंट पे कॉट इनवर्स का वैल्यू किससे इक्वल है, थ्री के इक्वल है, तो यहाँ से एक्स कितना आएगा, कॉट थ्री। अगर मान लो एक्स वन बोल, तो एक्स वन हो जाएगा, ये एक्स वन हो जाएगा। अगर इसको एक्स टू बोल दूं, क्या होगा, एक्स टू कितना आएगा, मतलब कॉट इनवर्स एक्स टू पे वैल्यू क्या है, टू। ठीक है, तो यहाँ से एक्स टू कितना आएगा, यहाँ से एक्स टू आ जाएगा कॉट, यानी ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, कॉट टू हो गया, और ये वाला पॉइंट कौन सा हो गया, कॉट थ्री हो गया। आंसर कौन सा लिखोगे, देखो ये सेगमेंट है, ये क्या काम कर रहा है, कंटिन्यू पीछे वाले पार्ट। तो जो आंसर आएगा वो माइनस इंफिनिटी से कॉट थ्री दिया, कॉट टू से, बोलो भाई कोई डाउट है तो बताओ, तो नहीं होना चाहिए आपको। है किसी को डाउट किसी पार्ट में? हाँ ना कुछ रिप्लाई करो।
चलो, अब ये थर्ड क्वेश्चन जो है ये आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है ना। ये आप इसको करके ले आना। और एक बार जब क्लास करते हो ना तो आप उसको दोबारा घर पे जाके, घर पे घर पे ही हो, क्या बोलता हूँ मैं, तो दोबारा उसको किया करो, क्वेश्चंस करोगे, थोड़ा कंसेप्ट क्लियर होंगे उसके, ठीक है ना। कंसेप्ट क्लियर होने बहुत जरूरी है। बेसिक्स अगर आपके अच्छे होंगे तो किसी भी क्वेश्चंस को आप कर सकते हो, ठीक है ना। बेसिक्स अगर हिले होंगे, देखो ये x1 कैसे निकालते हैं, x2 कैसे निकालते हैं, ये सारे बेसिक्स कंसेप्ट, ठीक है ना। कुछ भी रैंडमली हम नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो आप बेसिक्स थोड़ा अच्छे से करो, उसको थोड़ा रिवाइज करो, बार बार करो, जिससे कंसेप्ट आपको कम से कम याद रहे, ठीक है ना। क्वेश्चंस नहीं बनने कोई बात नहीं, वो बन सकते हैं, नहीं बन सकते, लेकिन जो आ रहे हैं उनको क्वेश्चंस को गलत नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलो हो गया, आज के लिए यही रखते हैं। हम आते हैं फंक्शन में। अच्छा बेटा, यहीं पर हाल चाल जान लो, ठीक है ना। भाई कौन कैसा है, अदरवाइज उसका नंबर तो है नहीं तुम्हारे पास, है पूरा। हाँ, बिल्कुल ठीक है। चलो, अब आते हैं फंक्शन के डाउट पे। बिल्कुल मॉड्यूल पे आते हैं। ये थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क था, ठीक है। चलो फंक्शन के मॉड्यूल पे आते हैं। चलो कहाँ पर, एक मिनट थोड़ा। म्यूट कर दिया हूँ सबको। चलो कहाँ तक हमने डिस्कस करते थे, एक्सरसाइज वन का पार्ट वन कर दिया था। सर पार्ट टू के लिए मैं बताऊँ, ये पहले किसी को डाउट पार्ट टू में। फिर व्हाट्सएप पे डाउट्स भेजे थे।
नंबर 2 सर सर जो इमेज भेजा उसमें क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा क्वांटिटी का? सर जो मैंने अभी इमेज भेजी है ना चैट्स में वो वाला क्वेश्चन। हाँ क्या बोल रहे हो? तो जो चैट में क्वेश्चन भेजा है वो वाला इमेज भेजी है चैट में। यस सर। आपको मिनिमाइज नहीं कर सकते, उसको देखने के लिए मिनिमाइज करना पड़ेगा। देखो सर होमवर्क वाले का आंसर 2 है। आंसर निकालो, जरा उसको ब्लैंक दिखा, किसने निकाला? अब रुक दो रहा हूँ। कौन सा क्वेश्चन थर्ड? सर थर्ड यस सर यस सर। देखना सही दिखा कि नहीं। सही दिख रहा है? ठीक है, हमें निकालोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 7 मॉड एक्स प्लस जीरो आएगा। जब इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करोगे, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे तो क्या आएगा? सर एक्स स्क्वायर भी मॉड में है। मॉड एक्स माइनस 2 मॉड एक्स माइनस 5 लेस देन इक्वल टू 0। यस सर। इस मॉड एक्स क्या हो गया? 2 से 5 2 से 5 यहाँ से x आएगा माइनस 5 से माइनस 2 2 2 से 5। ये मॉड था तो स्क्वायर था तो मॉड लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा। सर मॉड का भी स्क्वायर था, चलो ठीक। एक्स स्क्वायर का भी मॉड था। एक्स स्क्वायर का भी मॉड था, चलो। हाँ मॉड है ना। यस सर यस सर। मॉड लगाओ ना लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा। यस सर वो तो है। तो ये अब इसको ध्यान देना, यस सर यहाँ पर ही प्रॉब्लम आ रहा है। ln ऑफ मॉड एक्स, ठीक है ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। यस सर। अब ln है अकाउंट में तो क्या हो जाएगा, इधर सटेगा तो क्या हो जाएगा, ये मॉड ln मॉड एक्स इक्वल टू 1 हो जाएगा। यस सर। ये तो होगा। यस सर यस सर। समझ रहा है? यस सर यस सर। अब ये क्या हो जाएगा, ये आ गया ln ऑफ इनका मॉड ग्रेटर देन 1। इसका Yes. मतलब ये हो गया कि भाई ln मॉड एक्स जो होगा माइनस इंफिनिटी से माइनस 1।
यूनियन 1 से इंफिनिटी हो जाएगा। यस और देखो सर, जब बाहर वाला मोड हटाओगे तो अगर ये 1 से बड़ा है तो बाहर वाला मोड हटेगा, आउटर मोड, तो क्या होगा 1 से इंफिनिटी और एक माइनस इंफिनिटी से -1। यस सर, अब जब ln हटाओगे, ln का मतलब क्या हुआ, log का बेस 3, अब इसकी पावर में आ जाएगा सारी चीजें। अच्छा e की पावर माइनस इंफिनिटी से e की पावर -1, यूनियन e की पावर 1 से e की पावर इंफिनिटी, जी सर, यानी ये हो गया, ये तो 0 हो जाएगा, ये 1/e हो गया, तो e रहा और ये इंफिनिटी हो गया। इन्फिनिटी ये किसका है, मॉड x। मॉड एक्स। अब इसका इंटरसेक्शन ले लो, मॉड हटाओगे, हालांकि यहीं से ले सकते थे, यस यहाँ भी मॉड था, यहाँ भी मॉड था, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो। तो क्या है 1/e, e कितना होता है 2.73 के आसपास, तो ये तो नंबर मॉड आएगा नहीं कॉमन, तो यहाँ से कॉमन क्या है, कॉमन आएगा, देखो e कितना होता है 2 पॉइंट समथिंग, ये यस है बिल्कुल, तो क्या हो जाएगा e से 5 आ जाएगा, e पे क्लोज और 5 पे ओपन, ये इनका कॉमन सोल्यूशन है। यस ठीक है, यस सर स्टेप की बात क्या की है?